मेरे बेटा, आइडियल गैस किसे कहते हैं? व्हाट इज आइडियल गैस? तो हमारे साइंटिस्ट ने आइडियल गैस में कुछ एजम्पशंस लिए हैं। तो मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, दुनिया में कोई गैस आइडियल नहीं है। आइडियल गैस किसे कहते हैं, हम क्या मानते हैं? देखो बेटा, कुछ चीजें हैं। नंबर वन, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज उनके बीच की सेपरेशन के सामने नेग्लिजिबल होता है। यानी बेटा, दो मॉलिक्यूल की सेपरेशन इतनी है तो मॉलिक्यूल का साइज इस सेपरेशन के सामने नेग्लिजिबल है। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी सेपरेशन है दो मॉलिक्यूल की और इतना बड़ा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। पहला पॉइंट। दूसरा, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जब भी किसी के साथ टकराते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन करते हैं। क्वेश्चन आता है, क्या सच में? तो जवाब है नहीं भाई, ये आइडियल गैस है। आइडियल तो आइडियल गैस है, ऐसा होना चाहिए। जो भी कोलिजन करेंगे इलास्टिक कोलिजन, यानी बेटा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। मान लो एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराया, इलास्टिक कोलिजन। मॉलिक्यूल दीवार से टकराया, इलास्टिक कोलिजन। तीसरा पॉइंट, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में बराबर प्रेशर लगाते हैं। यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यदि उन्होंने प्रेशर लगाया P, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी प्रेशर लगाएंगे P, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में भी प्रेशर लगाएंगे P। हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर। ऐसा नहीं किसी डायरेक्शन में कुछ प्रेशर, किसी में कुछ प्रेशर, या नीचे की तरफ ज्यादा प्रेशर। उन पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता आइडियल गैस पर। यह नहीं कि ग्रेविटी के कारण सारे गैस मॉलिक्यूल नीचे खिंचे और जमीन पर बैठ गए। उनका मास नेग्लिजिबल है, उनका वेट नेग्लिजिबल है। मतलब है तो मास, लेकिन बहुत ही हल्के, इतने हल्के कि मतलब वो ग्रेविटी का भी उन पर असर नहीं होता। ये है आइडियल गैस की एजम्पशन। अब डेरिवेशन शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स बेटा वेटिंग रूम में से ले लूं पहले। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको आइडियल गैस क्या है। आइडियल गैस में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर, मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल, सारे कोलिजन इलास्टिक, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आगे बहुत ही दिमाग लगा के समझना है, इंटरेस्टिंग, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खुला रखना पड़ेगा। मेरे बेटा, कुछ बातें मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। देख बेटा, कोई भी वेक्टर हो उसे आई कैप, जे कैप और के कैप में लिखा जा सकता है। जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। वेलोसिटी वेक्टर है तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। जहां वी एक्स, वी वाई, वी जेड क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यदि हम आपसे कहें पॉइंट नंबर वन कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो वो होता है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस वी वाई स्क्वायर यानी जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस वी जेड स्क्वायर यानी के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मतलब स्क्वायर कर दो जरा इसे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। समझ गए? अब यदि मैं कहूं पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 है, ध्यान से जहां समझ में ना आए वहीं पे पूछ लेना, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है। पता चला बहुत आगे जाकर के पूछा तो फिर सारा ही दोबारा करवाना पड़ जाएगा। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैं कहूं कि एक गैस के कई सारे मॉलिक्यूल है, पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 है, तो v1 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे vx1 का स्क्वायर, vy1 का स्क्वायर, vz1 का स्क्वायर। मैं कहूं दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v2 है, तो v2 का स्क्वायर क्या होगा? तो vx2 स्क्वायर, vy2 स्क्वायर, vz2 स्क्वायर एंड सो ऑन। यदि मैं कहूं v3 का स्क्वायर कितना होगा? vx3 स्क्वायर प्लस vy3 स्क्वायर प्लस vz3 स्क्वायर।
दूसरा पॉइंट, आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है? मान लो बेटा एक गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, पहले की वेलोसिटी है v1, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v2, तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v3 एंड सो ऑन। मैं कहता हूं Vrms बताओ। आरएमएस की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले आप v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यदि मैं ये कहूं कि ये आपने क्या किया, ये आपने मीन ले लिया स्क्वायर का, मीन ले लिया। यदि मैं स्क्वायर ना लगाऊं, मैं कहूं v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n क्या है, तो जवाब है मीन वेलोसिटी। ये है मीन वेलोसिटी। यदि मैं स्क्वायर कर दूं, अब क्या है, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब मैं अंडर रूट ले लूं तो ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को ही आरएमएस कहते हैं। तो वी आरएमएस का फॉर्मूला समझ में आ गया। यदि हम आपसे कहें v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n, मीन वेलोसिटी, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन n, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब अंडर रूट ले ले तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। यार देवांश वेटिंग रूम में है। देखता हूं बेटा, 2 जने हैं। समझ में आ गया बेटा? तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी समझ गए। तो ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मेरे बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी आ गया, ये भी आ गया। अच्छा, जिन्होंने अभी अभी लेट ज्वाइन किया है, इसी लेक्चर में देर हो गई आपको आने में, परेशान मत होना, वीडियो मांग लेना, दोबारा समझ लेना, क्योंकि हो सकता है शुरुआत के पॉइंट में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। तो ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जरा एक सेकंड के लिए माइक खोलो बच्चों, मैं पूछता हूं पहले यहां से यहां तक का, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओपन योर माइक्स। नंबर 1, v1 प्लस v2 अप टू vn अपॉन n, ये क्या है? मीन वेलोसिटी। क्या है बेटा? बाकी सबकी आवाज नहीं आई। मीन वेलोसिटी। और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन n, मीन स्क्वायर। और अंडर रूट ले ले तो स्क्वायर मीन रूट मीन वेलोसिटी रूट। और उसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बस बंद कर दो माइक। उसे शॉर्ट में बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी, वीआरएमएस। अच्छा, आइडियल गैस का क्या बताया? हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाता है। और फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम वगैरह वगैरह, और टाइम पीरियड। अब शुरू करते हैं आगे। इसे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, अंडर रूट हटा दो और यहां स्क्वायर लिख दो। n क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो n Vrms स्क्वायर बराबर होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। इसे एक बार अपने हाथ से भी करके देखना, जिस जिस टॉपिक की डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी पहले ही बता रहा हूं। n Vrms स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। और आइडियल गैस में प्रेशर x के अलॉन्ग निकालो या प्रेशर y के अलॉन्ग निकालो या प्रेशर z के अलॉन्ग निकालो, प्रेशर इज सेम। डेरिवेशन शुरू करते हैं बेटा। ये मेरे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसकी हर साइड है L साइड का क्यूब है। पहले मैं ये पता लगाऊंगा एक मॉलिक्यूल इस दीवार पे कितना प्रेशर लगाएगा, एक मॉलिक्यूल इस दीवार पे कितना प्रेशर लगाएगा। फिर मैं पता लगाऊंगा सारे मॉलिक्यूल्स मिलके इस दीवार पे कितना प्रेशर लगाएंगे। मान लो एक मॉलिक्यूल जिसका मास m है वो vx वेलोसिटी से आता है और इस दीवार से टकराता है। मैंने कहा था कि आइडियल गैस में सारे कोलिजन इलास्टिक होते हैं, तो वो m मास का पार्टिकल vx वेलोसिटी से ही वापस जाएगा। तो आते समय का मोमेंटम mvx, जाते समय का मोमेंटम mvx। लेकिन आप पहले से पढ़ते हो तो आप जानते हो कि डायरेक्शन बदलने के कारण एक प्लस और एक माइनस। तो चेंज इन मोमेंटम
इन वन कोलिजन, एक टक्कर में कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन, तो जवाब है 2mvx। ध्यान से सुन, vx वेलोसिटी से आया, इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी और वो काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, तो vx वेलोसिटी से ही गया। आते समय का मोमेंटम mvx, जाते समय का मोमेंटम mvx, लेकिन एक प्लस और एक माइनस, तो चेंज इन मोमेंटम mvx माइनस माइनस mvx, 2mvx। ये है चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन। आपकी वीडियो रुक रही है। बेटा बेटा बाकी बच्चे बताओ, दिखाई नहीं दे रही वीडियो बेटा? नहीं सर, सही है। सही है सर, दिखाई दे रही है। वो नेट प्रॉब्लम होगी बेटा, कल कभी कभी हमारे यहाँ भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो इस समय सुपर स्पीड वाईफाई लगवा रखा है मैंने, 200 Mbps स्पीड का, इससे में तो रुकनी नहीं चाहिए। तो चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन 2mvx, एक एक स्टेप समझते चलना। एक टक्कर में होने वाला चेंज इन मोमेंटम 2mvx। अब मैं पता लगाऊंगा कि एक मॉलिक्यूल यहां पे टकरा करके गया, अभी अभी ये टक्कर मारी और गया, अब ये कितनी देर के बाद दोबारा इस दीवार पे टकराएगा। ध्यान रहे, मैं ये पता लगाना चाह रहा हूं इस दीवार के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। मुझे इस बात से मतलब नहीं यहां कितना प्रेशर लग रहा है, यहां कितना प्रेशर लग रहा है, यहां कितना प्रेशर लग रहा है, मुझे बस ये पता लगाना है इस दीवार पे कितना प्रेशर लग रहा है। तो मॉलिक्यूल अभी अभी टकरा के गया, अब वो कितनी देर के बाद यहां आएगा, तो जवाब है vx स्पीड से जाएगा और फिर वहां टकरा करके फिर vx स्पीड से आएगा। जाते समय डिस्टेंस कवर करेगा, l स्पीड होगी, vx तो जाने में टाइम लगेगा, l अपॉन vx, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर आते समय डिस्टेंस होगी, l स्पीड होगी, vx तो टाइम लगेगा, l अपॉन vx। तो l अपॉन vx समय जाने का, l अपॉन vx समय आने का। तो दोबारा इस दीवार पे टकराने के बाद जब दोबारा आएगा तो कितने समय के बाद आएगा, 12 अपॉन vx। इसे कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। पहले टक्कर मारी, L अपॉन vx समय में गया, L अपॉन vx समय में आया, 2L अपॉन vx टाइम के बाद फिर इस दीवार पे टक्कर मार दी। कई बच्चे कहेंगे सर बीच में वहां भी तो टकराया, अरे वहां टकराया तो वहां पे प्रेशर लगेगा, मैं उस प्रेशर को निकाल ही नहीं रहा, मैं तो ये पता लगा रहा हूं इस दीवार पे टकराने के बाद कितनी देर के बाद इसी दीवार पे टकराएगा। इस दीवार पर टकराया, L अपॉन vx समय तक गया, फिर L अपॉन vx समय तक आया, तो 2L अपॉन vx टाइम के बाद फिर इस पे टकराएगा। तो दो टक्करों के, दो कोलिजन के बीच का समय होगा 2L अपॉन vx, इसे बोलते हैं टाइम पीरियड, 2L अपॉन vx। मैं फिर कह रहा हूं, जिस जगह से समझ में ना आए उसी जगह पे रोकना मुझे, नहीं तो सारा डेरिवेशन दोबारा होना करना पड़ जाएगा। ये है टाइम पीरियड। तो कोई पूछे टाइम पीरियड किसे कहते हैं, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कहलाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यदि निकालनी है तो 12 अपॉन vx का रेसिप्रोकल कर दो, यानी vx अपॉन 2L, और ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितनी टक्करें होंगी, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है यदि मैं एक सेकंड में 10 बार हिट कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी इज 10। एक सेकंड में 50 टक्कर हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इज 50। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी हो गई vx अपॉन 2L। अभी मैं एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो एक मॉलिक्यूल एक सेकंड में इतनी बार टकराएगा और हर एक टक्कर में इतना चेंज इन मोमेंटम होगा। तो यदि मैं कहूं कि चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितना चेंज इन मोमेंटम होगा, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? इसे मैं एक अलग से एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लो मैंने एक सेकंड में 10 रहपट मारे और हर रहपट में मोमेंटम चेंज हुआ 2, तो टोटल एक सेकंड में कितना चेंज इन मोमेंटम हो गया, 20। कैसे निकाला, मल्टीप्लाई करके। मैंने एक सेकंड में 5 डिब्बे
मिठाई के खाए और हर डिब्बे में 4 लड्डू थे, कितने लड्डू खाए? तो 20। कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करके। मैंने 1 सेकंड में 5 गाड़ियों को रवाना किया और हर गाड़ी में 10 लोग बैठे हुए थे, कितने लोगों को रवाना किया? 50 लोगों को। कैसे पता चला? मल्टीप्लाई करके। तो 1 सेकंड में इतने कोलिजन हुए Vx/12 और हर कोलिजन में, दोबारा तो देखनी पड़ेगी, हर कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम हुआ 2mvx। तो 1 सेकंड में कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ? तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। 2mvx को Vx/12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, mvx²/L। ये है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में होने वाला चेंज इन मोमेंटम। लेकिन 1 सेकंड में होने वाले चेंज इन मोमेंटम को ही तो फोर्स कहते हैं। भाई फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब यदि टाइम को मैं 1 सेकंड रख दूं, टाइम को 1 सेकंड रख दूं, तो चेंज इन मोमेंटम फोर्स के बराबर आ जाएगा। 1 सेकंड में चेंज होने वाला मोमेंटम ही फोर्स है। 1 सेकंड में होने वाला चेंज इन मोमेंटम ही फोर्स है। ये है 1 सेकंड में होने वाला चेंज इन मोमेंटम, तो यही फोर्स है। इस मॉलिक्यूल ने इस दीवार पे जो फोर्स लगाया वो है, दिस इज द फोर्स बाय द मॉलिक्यूल। फोर्स बाय मॉलिक्यूल, ये फोर्स है। पता है, अभी समझ में आ जाएगा। दोबारा करोगे फिर अटकोगे, दोबारा वीडियो देखना फिर अटकोगे, गारंटी से कह रहा हूं। बच्चे अटकते हैं, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। यही फोर्स है। इस दीवार पर जो फोर्स लगाया इस मॉलिक्यूल ने वो है ये। अब मैं कहता हूं कि चलो फोर्स तो आ गया, प्रेशर बताना। तो प्रेशर कितना है? तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो ये लिखा हुआ ही है, इसे इस दीवार के एरिया से डिवाइड कर दो। इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो एरिया L² से डिवाइड कर दो। ये है प्रेशर बाय दिस मॉलिक्यूल। ये है प्रेशर बाय दिस मॉलिक्यूल। तो लेकिन L² × L हो जाएगा L3, और L3 होता है वॉल्यूम। तो कई बच्चे कहते हैं सर मास अपॉन वॉल्यूम हो गया डेंसिटी। अबे भैया यो अभी डेंसिटी मत लिखियो, यो एक मॉलिक्यूल का मास है। यहां अभी और भी मॉलिक्यूल्स हैं। डेंसिटी क्या होती है? सारे मॉलिक्यूल का मास अपॉन वॉल्यूम, ना कि एक मॉलिक्यूल का मास अपॉन वॉल्यूम। अभी आपने जो ये निकाला है ये एक मॉलिक्यूल का मास है। ऐसे ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं, तो n मॉलिक्यूल्स का मास जब होगा तब मैं मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिखूंगा, अभी नहीं लिखूंगा। ये है प्रेशर एक मॉलिक्यूल का। तो यदि मैं कहूं पहले मॉलिक्यूल ने इस दीवार पर कितना प्रेशर लगाया, तो जवाब है mvx1²/L v। दूसरे मॉलिक्यूल ने इसी दीवार पर कितना प्रेशर लगाया होगा? mvx2²/V। तीसरे मॉलिक्यूल ने कितना प्रेशर लगाया होगा? mvx3²/V। आखिरी मॉलिक्यूल ने कितना प्रेशर लगाया होगा? mvxn²/V। सारे मॉलिक्यूल ने कितना प्रेशर लगाया होगा? तो इन्हें जोड़ दो, ये है टोटल प्रेशर x के अलोंग। भाई ये x के अलोंग वेलोसिटी ली थी, x के अलोंग प्रेशर है, ये है प्रेशर x के अलोंग। तो x के अलोंग प्रेशर का फॉर्मूला मिल गया। इसी तरह से सिमिलरली यदि आपको प्रेशर अलोंग y लिखना हो, वो दोबारा से निकाल के नहीं दिखाना। प्रेशर अलोंग y लिखना हो तो बिल्कुल mvy1²/V प्लस mvy2²/V डैश 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 mvyn²/V। मतलब बार बार थोड़ी निकालेंगे, एक निकाल दिया, प्रेशर अलोंग x निकाल के दिखा दिया। अब इसी तरह से प्रेशर अलोंग z क्या होगा? तो जवाब है mvz1²/V प्लस mvz2²/V।
डैश 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 एम वी जेड एन स्क्वायर अपॉन वी। ये है प्रेशर अलोंग एक्स, प्रेशर अलोंग वाई, प्रेशर अलोंग जेड। तीनों को जोड़ दो। पहले यहां तक का एक बार रिकैप लेते हैं। माइक ओपन कर लो, आपका ही फायदा है, मेरा तो है ही है, आपका भी फायदा है। मुझे बताओ मॉलिक्यूल कितने मोमेंटम से आया? mvx। कितने मोमेंटम से गया? mvx चेंज इन मोमेंटम 0 या 2 mvx? 2 2 mvx mvx। ये है चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन। फिर बेटा मॉलिक्यूल यहां टकराने के बाद कितनी देर के बाद आया? 2vx upon l टाइम के बाद। गलत। सर 12 अपॉन vx टाइम के बाद। पहले वो l डिस्टेंस गया vs स्पीड से, तो l अपॉन vx समय जाने का, l अपॉन vx समय आने का। तो 2l अपॉन vx टाइम के बाद दोबारा आया, तो दो टक्कर के बीच के समय है 2l अपॉन vx। इसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? 2l अपॉन vx। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है vx अपॉन 2l। बीच के कुछ स्टेप मिटा दिए है ना, बोर्ड छोटा है। फ्रीक्वेंसी है vx अपॉन 2l। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड में होने वाले कोलिजन। 1 सेकंड में इतनी टक्कर होंगी और हर टक्कर में इतना चेंज इन मोमेंटम होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 सेकंड में होने वाला चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। 1 सेकंड में होने वाला चेंज इन मोमेंटम आएगा 2 से 2 कट के mvx स्क्वायर अपॉन l। यही फोर्स है। तो फोर्स हो गया mvx स्क्वायर अपॉन l। लेकिन प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया है l स्क्वायर। तो mvx स्क्वायर अपॉन l को l स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो mvx स्क्वायर अपॉन l क्यूब, और l क्यूब है इसका वॉल्यूम। लेंथ भी l, ब्रेथ भी l, हाइट भी l, तो वॉल्यूम v। मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी मत लिख देना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी नहीं होती। पूरी गैस का मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो ये आ गया। फिर बेटा जब आपने पहले मॉलिक्यूल का प्रेशर निकाला तो Vx1 लिख दिया, दूसरे मॉलिक्यूल का प्रेशर निकाला तो Vx2 लिख दिया, तीसरे मॉलिक्यूल का प्रेशर निकाला तो Vx3 लिख दिया, आखिरी मॉलिक्यूल का प्रेशर निकाला तो Vxn लिख दिया। थोड़े स्टेप कम कर दो, ये आ गया। इसी तरह से ये आ गया टोटल प्रेशर अलोंग x। फिर टोटल प्रेशर अलोंग y। टोटल प्रेशर अलोंग y, जहां जहां Vx1 था उसे Vy1, Vx2 को Vy2, Vxn को Vyn लिख दिया। इसी तरह से Pz, Vx1 को Vz1, Vyx2 को Vz2 और Vxn को Vzn। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करोगे तो px प्लस py प्लस pz किसके बराबर आएगा? तो जवाब है दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब लेकिन मैं लिखने का तरीका देखना, mvx1 स्क्वायर अपॉन v प्लस mvx2 स्क्वायर अपॉन v प्लस बीच में डैश डैश mvxn स्क्वायर अपॉन v। लिखी सारी टर्म, लेकिन लिखी एक के नीचे एक। अब py भी जोड़ना है, py जोड़ना है, py जोड़ना है, तो mvy1 स्क्वायर अपॉन v, mvy2 स्क्वायर अपॉन v, mvyn स्क्वायर अपॉन v। हो गई ये सारी टर्म ऐड, तो py ऐड हो गया प्लस pz। pz में mvz1 स्क्वायर अपॉन v, mvz2 स्क्वायर अपॉन v, mvzn स्क्वायर अपॉन v। अब मैं राइट का मिटा दे रहा हूं। सिर्फ मैंने लिखा कैसे, पहले इसकी सारी टर्म एक लाइन में, इसकी सारी टर्म दूसरी लाइन में, इसकी सारी टर्म तीसरी लाइन में। फायदा क्या मिला अभी बताता हूं।
सर कैमरा थोड़ा सा जूम आउट कर दो। देखता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा? सर कोने वाला नहीं दिखाई दे रहा सर, थोड़ा सा जूम आउट कर दो। चलो, अब अब सही है सर। ठीक है। बड़े ध्यान से देखने और समझने का है ये। अब इसमें m क्या था, मास ऑफ गैस या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल? तो जवाब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब इनकी जरूरत पड़ेगी, m अपॉन v सब में से कॉमन ले लो और देखो ब्रैकेट में क्या बचा। m अपॉन v कॉमन ले लिया, सबसे पहले बचेगा vx1 स्क्वायर vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर प्लस, हो गया इसका। दूसरी लाइन में vx2 स्क्वायर vy2 स्क्वायर vz2 स्क्वायर। बेटा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब लास्ट ब्रैकेट में, बीच में और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, लास्ट ब्रैकेट में vxn स्क्वायर vyn स्क्वायर vzn स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई भी? नो सर। ठीक है। अब मैंने जो पहले लिखा था वो काम आएगा। मुझे बता vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर क्या था? तो जवाब है v1 स्क्वायर। vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर, इसको हटा करके अगले स्टेप में आप मत मिटा मिटा के करना, कभी पेंसिल रबड़ लेके बैठ जाओ, सर ने ऐसे ही सिखाया, मेरे पे जगह कम है इसलिए। फिर vx2 स्क्वायर प्लस vy2 स्क्वायर प्लस vz2 स्क्वायर, vx2 स्क्वायर प्लस vy2 स्क्वायर प्लस vz2 स्क्वायर क्या था, v2 स्क्वायर। तो इसकी जगह आ जाएगा प्लस v2 स्क्वायर डैश डैश डैश, और vxn स्क्वायर प्लस vyn स्क्वायर प्लस vzn स्क्वायर, ये क्या है, vn स्क्वायर। ये है vn स्क्वायर। आ गया? इनका देख यूज हुआ नहीं हुआ? पहले ही बताने का फायदा ये था, नहीं तो अब डेरिवेशन बीच में रोक के बताता, फ्लो टूटता। अब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर किसके बराबर होता है, n vrms स्क्वायर। पहले ही बता दिया था। v1 स्क्वायर, अपने हाथ से नोट्स बनाना बेटा, वीडियो चला के रख लेना, थोड़ी सी चलाई, शीट मत देखना, थोड़ी चलाई पॉज कर दिया लिखा, थोड़ी चलाई पॉज कर दिया लिखा। एक बार तो इस तरह से करो मेरे डायलॉग सुन सुन के, और फिर एक बार अपने आप। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर, ये है n vrms स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर, ये है n vrms स्क्वायर। n vrms स्क्वायर। अब m इंटू n क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। n क्या था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो पूरी गैस का मास। सर अब डेंसिटी लिख सकते हैं। हाँ, अब ये m इंटू n क्या है, पूरी गैस का मास। अब पूरी गैस के मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो डेंसिटी लिख सकते हैं। अब लेफ्ट साइड में क्या चेंज रह गया, मैंने आपको बताया था कि px, py और pz बराबर होते हैं। याद करो आज के शुरुआत कहां से हुई थी, जब मैंने कहा था आइडियल गैस हर डायरेक्शन में बराबर प्रेशर लगाती है। x के अलोंग जितना प्रेशर, y के अलोंग उतना ही प्रेशर, z के अलोंग उतना ही प्रेशर। यदि x के अलोंग प्रेशर है p, y के अलोंग भी p, z के अलोंग भी p, यानी px भी p, py भी p और pz भी p। ये सब लैंग्वेज में लिखना कि गैस एक्सर्ट सेम प्रेशर इन ईच डायरेक्शन। तो 3p, p प्लस p 3p इज इक्वल टू रो vrms स्क्वायर।
तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया 1/3 रो VRMS स्क्वायर। ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। जो आइडियल गैस का प्रेशर होता है वो VRMS स्क्वायर 1/3 रो VRMS स्क्वायर होता है। RMS वेलोसिटी एक तरह से एवरेज वेलोसिटी ही है, अलग तरह का एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, लेकिन ये रूट मीन स्क्वायर है। आ गया? अच्छा, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी यानी कि VRMS किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो जवाब है टेम्परेचर के अंडर रूट के। एक बात बता, डेरिवेशन तो हो गया, यहां तक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस का डेरिवेशन। प्रेशर होता है 1/3 रो VRMS स्क्वायर। एक बात बताओ, क्या इसमें लिख सकते हो VRMS इज इक्वल टू 3p अपॉन रो, अंडर रूट 3p अपॉन रो? 3 ऊपर ले गया, रो नीचे ले लिया, अंडर रूट ले लिया, तो VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है अंडर रूट 3p अपॉन रो। जहां डेंसिटी क्या है? मास ऑफ गैस। यहां अब जो मैं एम लिख रहा हूं उसे मास ऑफ गैस लिख देता हूं, कभी आप एम अभी भी मॉलिक्यूल समझते रहे। मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम। मैं स्मॉल एम ही लिख दे रहा हूं, यहां लिख देना कि हियर एम इज मास ऑफ गैस 3pv अपॉन एम। ये है RMS। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पीवी जो होता है एनआरटी होता है एन मोल गैस के लिए। एन मोल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और एन मोल गैस का मास होता है एन इंटू एम। एन मोल गैस का मास भाई, 1 मोल का मास कैपिटल एम, मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम। 2 मोल का मास 2m, एन मोल का मास nm, n से n कट गया। तो RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट 3RT अपॉन m। ये RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट 3RT अपॉन m या अंडर रूट 3pv अपॉन m। दोनों m अलग हैं। ये m है मास ऑफ गैस, ये m है मास ऑफ 1 मोल गैस। ये m है मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस। ये कैपिटल M है मास ऑफ 1 मोल गैस। इससे पता चलता है कि जो VRMS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T है। यानी टेम्परेचर बढ़ने से VRMS बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी राइज हो जाती है, मॉलिक्यूल तेज चलने लगते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल फास्ट चलेंगे, टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल स्लो चलेंगे। RMS वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल फास्ट ट्रेवल करते हैं, लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल स्लो ट्रेवल करते हैं। ठीक बेटा, तो ये हमारा आ गया। तो VRMS का पता ही चल गया कि VRMS जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो VRMS कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो VRMS कांस्टेंट है। VRMS का स्क्वायर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। VRMS स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें और। कौन सा फॉर्मूला? P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। VRMS स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा VRMS बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा VRMS कम होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो VRMS कांस्टेंट है। सारा खेल किसका है? टेम्परेचर का। इससे जुड़े हुए कुछ चीजें और समझा दूं फिर खत्म करेंगे। आपने प्रूव किया P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। एक बात बताओ, आप इसे लिख सकते हो 1/3 M अपॉन V VRMS स्क्वायर।
P is equal to 1/3 m upon v, VRMS स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां पर आ जाएगा PV is equal to 1/3 m VRMS स्क्वायर। अब जो मैं पूछता हूं बोलो, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो VRMS का स्क्वायर कांस्टेंट है। VRMS स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन T। VRMS स्क्वायर कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, 1/3 भी कांस्टेंट है, यानी राइट हैंड साइड कांस्टेंट है। तो आप लिख सकते हो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को बॉयल्स लॉ कहा गया है, केमिस्ट्री का बॉयल्स लॉ। समझ में आ गया? दूसरा, प्रेशर है 1/3 रो VRMS स्क्वायर, यानी कि प्रेशर हो जाएगा 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम VRMS स्क्वायर। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है? भाई मास तो गैस का कांस्टेंट होता ही है, वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, मैंने बोल दिया 1/3 कांस्टेंट ही है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा VRMS स्क्वायर के। लेकिन VRMS स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, बट VRMS स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। तो प्रेशर प्रोपोर्शनल है VRMS स्क्वायर के और VRMS स्क्वायर प्रोपोर्शनल है T के, यानी प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, या प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो लगाते हैं ना केमिस्ट्री में P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, यहां पे लगाते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बॉयल्स लॉ। तीसरा, प्रेशर है 1/3 रो VRMS स्क्वायर, तो प्रेशर हो जाएगा 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम VRMS स्क्वायर। वॉल्यूम ऊपर ले जाओ, प्रेशर नीचे ले आओ, यानी कि वॉल्यूम को यहां की बजाय यहां रख दो और प्रेशर को यहां लिख दो। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? देख 1/3 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा VRMS स्क्वायर के, और VRMS स्क्वायर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये शायद चार्ल्स लॉ कहलाता है केमिस्ट्री में। तो ये जो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 बॉयल्स लॉ, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 चार्ल्स लॉ, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 वगैरह, ये सारे गैस लॉज हमारे आज के डेरिवेशन से निकल सकते हैं, हमारे आज के फॉर्मूले से निकल सकते हैं। तो मेरे बेटा, आज मैंने कहा था डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग ये मत सोचो पूरा हो गया, क्योंकि आपको लग रहा है आ गया, स्टेप समझ में आ गए हैं, डेरिवेशन तैयार नहीं हुआ। मैं वीडियो को, आज वाली वीडियो को YouTube पे डाल रहा हूं, क्योंकि आप उसे ढंग से कई बार रिवाइज कर सको, बार बार ना मांगना पड़े। आप वहां से देख लेना लगभग 15 मिनट बाद। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।